प्यारे परीक्षार्थियों, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो सभी का स्वागत करता हूं मैं टीचिंग परीक्षा पर। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और साथ में एक बड़ी न्यूज आप सभी के लिए बताने वाला हूं कि कल संडे को हमारी एक मॉक टेस्ट होने वाली है, जहां पे लगभग जो 500 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर किए हैं उससे भी ज्यादा हुए, उन सभी क्वेश्चन का एक निचोड़ कर आपके सामने रखने वाला हो। तो सभी लोग उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा और सभी के साथ साथ उसके साथ साथ आप सभी को एक रिवीजन मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगी, देने को मिलेगी, जो कि आप अपने घर बैठे मोबाइल के ऊपर दे सकते हो। और ये उन सभी बच्चों के लिए फ्री रहेंगे कल जो लाइव क्लास करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को। पर उसके पहले एक जबरदस्त मोटिवेशन आप सभी के लिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, घर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो आपको लड़ना है अपने हक के लिए और आने वाली जो आपका मुकद्दर है उसको बदलने के लिए मेहनत मेहनत और बस मेहनत करो, ताकि आपकी मेहनत से आपके खुद के भाग्य को बदल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। पर उसके पहले बता दूं कि भाई साहब, कल जो मैंने एक नई शुरुआत की थी कि बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में अपने खुद के क्वेश्चंस डालना है, मैं उनको जरूर अपने क्लास में डिस्कस करूंगा। तो बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, आप देख सकते हो। प्रिया दर्शन नाम की कोई विद्यार्थी है, उन्होंने भी एक डाउट पूछा है कि थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। उसके बाद सिंद्रा नूर निजी ने उन्होंने भी पूछा है सर कॉन्केव मिरर में बनने वाली इमेज पर थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिए। उसके बाद रॉय पूजा जी ने क्वेश्चन पूछा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें। उन्होंने पूछा है कि सर दांत के ऊपर क्वेश्चन लीजिए। तो हर एक टॉपिक आप सभी को पता है किन किन लोगों ने कमेंट किया है। उसके बाद इनका नाम पता नहीं क्या है, तो विचारक गुड और बैड कंडक्टर समझा दीजिए। उसके बाद इनका यूजर नाम है। इन सभी ने कमेंट किए और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभिनव पटेल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि रेफ्रिजरेटर में जो शीतलक हम इस्तेमाल करते हैं, माने कि जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया। इन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाले हूं, साथ में नए क्वेश्चंस को भी आगाज होने वाला है। तो सभी से मैं फिर से एक बार बताने वाला हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ताकि मैं आने वाली क्लास में वो डाउट आपका क्लियर कर दूं। क्लियर है यहाँ पे? अगर आपको ये पहल टीचिंग परीक्षा की पसंद आई है तो एक बार लाइक और शेयर भी जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में है। इसके बारे में हमने कल देखा था, तो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? माने कि विद्युत धारा की जो विद्युत चालकता होती है, इसकी इकाई क्या रहेगी? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इसके बारे में कल मैंने बताया था, कंडक्टिविटी के बारे में पूछा गया है, कंडक्टिविटी के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका सीमेन पर मीटर। क्या रहेगा? सीमेन पर मीटर। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आप सभी को मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है जी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, जिसे हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इसका यूनिट निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज किया था, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। मान की रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था? हमें मिला था यूनिट ओहम मीटर। क्या मिला था? ओहम मीटर। और इसका ही अगर इनवर्स कर लोगे तो आपको यूनिट क्या मिल जाएगा? मिला था हमें मोह पर मीटर। और इसी मोह को हमने क्या बोला था? सीमेन बोले थे। क्या बोले थे जी? सीमेन बोले थे। माने कि सीमेन पर मीटर आपका यूनिट आ जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ये सबको समझ में आ गया है? अब यहां पे जी बिल्कुल बिल्कुल, मोह मतलब ही क्या होता है? सीमेन होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि कोई जो सुचालक है आपके विद्युत धारा का, वो खुद में से
कितने चार्ज को फ्लो कर सकता है, माने कि कितना करंट लेके जा सकता है, उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन कौन से चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर आपको बताना है। वो डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर के ऊपर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन से बातों के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। होता है पहला टेम्परेचर, माने कि आ गया पहला तापमान। कमेंट बॉक्स में सभी को लिखना है ताकि याद हो जाए। और दूसरी बात रहेगी आपका मटेरियल कौन सा रहेगा। कौन रहेगा? मटेरियल, माने कि आप तांबा इस्तेमाल कर रहे हो, सोना इस्तेमाल कर रहे हो, कि भाई साहब चांदी इस्तेमाल कर रहे हो, इस बातों के ऊपर आधार निर्भर करेगा कि आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माने विद्युत सुचालकता कितनी रहेगी। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया? इतना इतना अगर आपको क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन के आंसर कौन करेगा। अब यहां पे जो किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि सर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी की इसकी इकाई क्या होती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। और जिन्होंने पूछा है वो प्लीज एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे कि सर मैंने ये वाला आपसे डाउट पूछा था। मैं देखना चाहूंगा कि वो विद्यार्थी आज प्रेजेंट है कि नहीं है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? देखिए थर्मल कंडक्टिविटी माने कि जिसे हम तापीय चालकता बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तापीय चालकता मतलब क्या होता है? तापीय चालकता मतलब किसी भी वस्तु की खुद में से ऊष्मा को वहन करने की जो क्षमता है, माने कि बहने की जो क्षमता है, उसे बोलेंगे हम थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? तापीय चालकता बोलेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है, ये होता है, ये हो गया आपका पावर। आप कितनी हीट जो है खुद में से कंडक्ट कर रहे हो, माने कि H इज इक्वल टू होता है के ए डेल्टा टी। माने कि डेल्टा टी माने कि ये आ गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, और माने कि आ गया आपका L। अब इसमें से ये जो के आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका थर्मल कंडक्टिविटी, यही आपका थर्मल कंडक्टिविटी। और इसकी इकाई जो होती है वो होती है वैट पर मीटर केल्विन। क्या होती है? एसआई इकाई पूछी गई है, एसआई। ठीक है, तो आपको याद रखना है वैट पर मीटर केल्विन, ये इसकी इकाई रहेगी। अब सभी लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए आपको धोखा देने के लिए, आपको धोखा देने के लिए बीपीएससी वाले हो सकता है कि यहां पे एक ऑप्शन दे दे, यहां पे ऑप्शन दे दे, छठवां ऑप्शन दे दे कि उसकी इकाई वैट मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको केल्विन के ऊपर और इस डिग्री सेल्सियस के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, एसआई इकाई जो होती है आपकी तापमान की, तापमान की वो होती है आपकी केल्विन। क्या होती है? केल्विन। डिग्री सेल्सियस नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। एसआई इकाई जब पूछी जाए भाई साहब, तो आपको केल्विन के ऊपर ध्यान देना है। माने कि आपका आंसर क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन रहेगा वैट पर मीटर केल्विन। ये सभी को क्लियर हो गया है जी? ओके जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, सबको समझ में आया थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन हो गया है। अब छोटे से कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो बीपीएससी टीआरई में पूछे जाएंगे आने वाले पीआरटी और टीजीटी लेवल के बच्चों के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर रहेगा। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का अच्छा सुवाहक है? बहुत बढ़िया, चलिए बताइए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। क्या वो रबर रहेगा, कॉपर रहेगा, वुड रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, कि कुछ भी नहीं रहेगा? सभी लोगों ने आंसर दे दिया कॉपर। क्या रहेगा? कॉपर जो है निम्न ऑप्शन में से सबसे अच्छा रहेगा। और सभी धातुओं की अगर बात करूं, सभी धातु में सबसे अच्छा सुवाहक कौन है? चलिए बताइए इसका आंसर कर देंगे। सबसे अच्छा विद्युत धारा का सुवाहक कौन होता है सभी धातुओं में? इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। उसके साथ साथ कल मैंने एक और बात आप सभी से डिस्कस की थी कि अगर मैं बात करूं ग्राफाइट की, ग्राफाइट की बात करूं, ग्राफाइट है ना, ग्राफाइट आप सभी को पता है ये क्या है? ये कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है? कार्बन का एक प्रकार का एलोट्रॉफ है जिसे हम अपरूप बोलते हैं। और आप सभी को बता दूं ये ग्राफाइट जो है ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है, माने कि इलेक्ट्रिसिटी को ये अच्छे से सुवाहक होता है उसका, ये भी आपको याद रखना है। वही अगर मैं बात करूं हीरे की, वही मैं बात करूं हीरे की, तो ये
क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें होती है? सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए बताइए। ग्राफाइट जो होता है, जो कार्बन का अपरूप है, आप सभी को पता है, पेंसिल की नोक जो होती है, जो हम लीड पेंसिल बोलते हैं ना भाई साहब, उसमें ग्राफाइट इस्तेमाल किया जाता है और वो विद्युत धारा का सुवाहक होता है। तो हीरा सुवाहक है या नहीं है विद्युत धारा का? बढ़िया बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विद्युत धारा का सुवाहक नहीं होता है, पर ऊष्मा का होता है। ऊष्मा का सुवाहक होता है, ये हमने कल देखा था। बराबर है, बहुत बढ़िया। और इसका आंसर क्या किया आपने? इसका रहेगा आपका सिल्वर, माने कि चांदी, है ना? चांदी रहेगी। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका कंडक्टर, आपको याद रखना, ठीक है? चलिए बताइए। यहां पे पूछा गया कि बैड कंडक्टर कौन है? हीट का। हीट का माने कि ऊष्मा का खराब संवाहक कौन है? सुचालक कौन है? सुचालक नहीं, कुचालक जिसे बोलेंगे। चलिए मुझे बताइए, इन सभी का आपका आंसर सही आया है, पर इसमें पूछा गया ऊष्मा का सुवाहक, सुवाहक नहीं है, ऐसा पूछा गया है। चलिए, क्या वो सिल्वर रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा, वुड रहेगा, आयरन रहेगा, क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी ने आंसर कर दिया। ऊष्मा का सुवाहक कौन नहीं रहेगा? वो रहेगा आपका वुड, माने की लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी। कौन सी? सूखी हुई लकड़ी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सभी के सभी धातु है और वो खुद में से जो ऊष्मा को वहित कर सकते हैं, उनका यात्रा या वहां से वो कंडक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर करेंगे। अभी हम जंप कर रहे हैं लेंस के ऊपर। लेंस के बारे में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, तो लेंस का टॉपिक भी मैं आज क्लियर कर रहा हूं हमारा। जी बिल्कुल, कौन सा कॉन्वर्जिंग लेंस रहेगा? कॉन्वर्जिंग लेंस के बारे में पूछा गया। यहां पे लेंस है जी, लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक होता है आपका ये कॉनकेव लेंस। ये कौन सा है आपका? कॉनकेव लेंस है ना? कॉनकेव लेंस है। और उसके साथ साथ ये रहेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसे बोलेंगे हम अवतल लेंस, है ना? और इसे बोलेंगे हम उत्तल लेंस। अब मुझे बताइए, इन दोनों में से कॉन्वर्जिंग वाला कौन सा है, माने कि जो लाइट को एक जगह के ऊपर जमा करता है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, लेंस और मिरर में अंतर होता है जी। लेंस और मिरर में अंतर होता है, तो आपका इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे लेंस बोला गया है, मिरर नहीं बोला गया है, ये आपको याद रखना है। क्या बोला गया है? लेंस बोला गया है जी। क्लियर है? यहां पे लेंस। थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझा देता हूं, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे मैं, और जो जो बोल रहा हूं ना उसके हर कोई आंसर करेगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है आपका? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, जिसे हम बोलेंगे अवतल, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और ये है आपका कॉनकेव लेंस। ये क्या है आपका? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब क्या है? ये है आपका अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। अब दोनों में अंतर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां पे जो किरणें आ रही है, लाइट जो आ रहा है, वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो परावर्तित सतह है, उसके ऊपर टकराने के बाद वो एक जगह के ऊपर जमा हो रही है। इसलिए कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलेंगे जी? कॉन्वर्जिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। कॉन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, माने कि एक जगह के ऊपर जमा कर रहा है भाई। पर वही अगर कॉनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, लेंस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे भाई साहब जो मामला है पूरा उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बच्चे जो है मिरर और लेंस में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपके कॉनकेव लेंस के ऊपर किरणें पड़ेगी, तो भाई साहब वो कॉन्वर्ज नहीं होती है, वो भाई साहब डाइवर्ज हो जाएगी इस तरह से। माने कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? वहां पे पड़ने वाली किरणें भाई साहब दूर चली जाए। अभी समझ में आया? मैं एक एक करके टॉपिक पूरा क्लियर करते जाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, मैं अभी जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया क्या?
कॉनकेव मिरर क्या है और कॉनकेव लेंस क्या है। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह का रहेगा और कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का रहेगा। क्लियर हो गया है? ओके, चलिए तो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? कॉन्वर्जिंग वाला कौन सा लेंस रहेगा आपका? कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। जैसे कि यहां पे आपको बता दो, कॉन्वेक्स लेंस कैसा रहेगा आपका? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स लेंस है ना? कॉन्वेक्स लेंस है माने कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। अब यहां पे पड़ने वाली किरणें जो है वो इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी और एक जगह के ऊपर जमा होने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान में, माने कि ये कैसे है? कॉन्वर्जिंग इन नेचर है। कैसे है? कॉन्वर्जिंग इन नेचर है। ये क्लियर हो गया सभी को? अब ये पता है आपने कहां पे इस्तेमाल किया है? बचपन में आपको कोई ऐसा लेंस मिला होगा और उससे जो है आपने कागज को जलाया होगा। वो कागज को जलाने वाला जो लेंस था ना भाई साहब, ये यही था, यही था वो, यही है वो जिसके वजह से आपने कागज को जलाया होगा, या हो सकता है कि किसी के बाल और आपने कपड़े भी जलाए होंगे। यही है वो, यही वो जिम्मेदार आदमी है, यही वो लेंस है जिसका नाम है आपका कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम है जी? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? जिसे हम उत्तल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस। तो आपका आंसर क्या आया इसमें? कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, अब कॉनकेव मिरर का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूं। ठीक है, कॉनकेव मिरर हम कहां कहां पे इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव मिरर आपको लाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जो टॉर्च होते हैं ना, अंधेरे में देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, वहां पे भी आपका कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हेड लाइट जो होते हैं गाड़ियों के, उसमें कॉनकेव, जो मैं उदाहरण बता रहा हूं, जो मैं उदाहरण बता रहा हूं, सभी लोग वो उदाहरण अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूं तो कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? सर्च लाइट्स, जैसे कि टॉर्च, हेडलाइट हो गए गाड़ी के, उनमें इस्तेमाल किया जाए ताकि वो एक जगह के ऊपर हमें उसे जमा कर सके। उसके बाद शेविंग मिरर में इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? हाँ, यहाँ पे लड़कियां दाढ़ी नहीं बनाएंगे भाई साहब, पर लड़के जो है जरूर दाढ़ी बनाते होंगे। अब जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, वैसे भी 21 के बाद थोड़े थोड़े बाल आना चालू हो गए होंगे, है ना? आए होंगे। दाढ़ी बनाते हो तो दाढ़ी बनाते समय आपका फेस जो है ऐसे बड़ा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। तो आप ऑब्वियस है, जहां पे चीजें बड़े दिखने की बात आए भाई साहब, वहां पे आपका कॉनकेव मिरर माने कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे, जब कभी भी किसी चीज को दर्पण में देखने के बाद वो बड़ी दिखाई दे, कैसी दिखाई दे? बड़ी दिखाई दे, समझ लेना वो मिरर या दर्पण कौन सा है? आपका अवतल दर्पण है। ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब आप बता सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं जो बीपीएससी टीआरए 4.0 में आया था। सभी लोग कमेंट करके ये बताएंगे, जो दांत के डॉक्टर होते हैं जिनको हम डेंटिस्ट बोलते हैं, वो कौन से प्रकार का दर्पण इस्तेमाल करेगा? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। मैंने क्या पूछा सबको समझ में आ गया? जो दांत के डॉक्टर होते हैं भाई साहब, वो कौन से प्रकार का दर्पण इस्तेमाल करेंगे? आपने देखा होगा ऐसे मुंह में डालेंगे और ऐसे कुछ तो भी देखते हैं। कौन सा दर्पण होता है? कौन सा रहेगा जी? बिल्कुल वो कॉनकेव मिरर ही होता है, क्योंकि वहां पे उनको बड़ा देखना होता है। कैसे देखना होता है? बड़ा देखने होता है। क्लियर हो गया सभी को? और उसी तरह से जो आपने सोलर कुकर देखा होगा भाई साहब, फर्नेस देखा होगा, जहां पे किरणें को एक जगह के ऊपर जमा किया जाता है, वहां पर भी आपका कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी बात है, दो बातें याद रखना। जब कभी भी आपको प्रतिबिंब बड़ा देखना होगा, तब आपका कॉनकेव मिरर माने कि अवतल दर्पण का आने वाला है। उसी तरह से जब कभी भी आपको लाइट को, प्रकाश को एक जगह के ऊपर जमा करना है, उस केस में भी आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक जगह के ऊपर लाइट जमा करना मतलब सर क्या है? देखिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि आपने ये देखा होगा, सोलर पावर प्लांट है ये क्या है आपका? सोलर पावर प्लांट है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है क्या, हमारे भारत में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनने वाला है? कहां पे बनने वाला है पता है? बता सकते हो? बनने वाला है आपके राजस्थान में। कहां पे बनने वाला है?
राजस्थान में बनने वाला है। जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, शायद राजस्थान में बनने वाला है। ठीक है, वहां पे क्या किए जाएंगे, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट चिट्टियों जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये आपके है कौन से मिरर रहेंगे, ये रहेंगे आपके भाई साहब अवतल दर्पण रहेंगे। कौन से रहेंगे, अवतल दर्पण रहेंगे। ये क्या करेंगे, सभी सूरज की किरणों को एक जगह के ऊपर जमा करेंगे और उस किरणों से वहां पे पानी की भाप बनाई जाएगी और उस भाप से वो क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे भाई साहब। क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। क्लियर हो गया सभी को, इतना समझ में आ गया है। आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर लेते ताकि आपके और भी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, चलिए बीपीएससी में 2021 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर सीज देयर रिफ्लेक्शन लार्जर देन देमसेल्फ। देखिए क्या बोला है, कोई इंसान जो है एक मिरर के सामने खड़ा है और खुद को वो बड़ा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बताओ वो मिरर कौन सा रहेगा, बताइए वो मिरर कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा जी। बहुत बढ़िया, आपके दिमाग में चला गया है। बड़ा देखना मतलब कॉनकेव मिरर, बड़ा देखना मतलब कॉनकेव मान की अवतल दर्पण रहेगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को फोड़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी में 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है, पर मुझे बताया आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। आप इसे अब चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा आपका भाई साहब, कॉनकेव रहेगा। क्या रहेगा, हेडलाइट्स ऑफ द कार। कार की हेडलाइट, एक जगह के ऊपर लाइट को डालना होता है ना, तो कौन सा इस्तेमाल करोगे, कॉनकेव के इस्तेमाल करोगे, अवतल का इस्तेमाल करोगे। और क्वेश्चन फोड़ते हैं, पूछ लो कुछ भी, इसका आंसर कर दो। दाढ़ी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, चलिए बताइए भाई साहब, मैं यहाँ पे आंसर आपको छुपा के रखता हूं, सभी लोग आंसर करेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए। आंख में कचरा चला गया, आंख में कचरा चला गया, कचरा देखने के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे। कान में भाई साहब बहुत सारा गंदगी बैठा है, उसे देखने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, बड़ा देखने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रहा है भाई साहब, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करोगे, अवतल दर्पण इस्तेमाल करोगे। क्लियर हो गया। एक और बात पूछू आपको, एक और बात पूछू, चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे, जब दाढ़ी करने को बैठते हो ऐसे 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 घुमा दिया, अब तो भाई साहब ब्रश भी गायब हो गया। अभी पता है जेल लगा लेते हैं, ऐसे लगता है कि भाई साहब बलगम निकाल के लगा दिया हो, ऐसे लगता है बलगम निकाल के लगा दिया हो, ऐसे लगता है। आजकल वो शेविंग करते, अगर कई बड़े दुकान में अब अगर चले जाओ तो भाई साहब वो अभी वो ऐसा वाला आइटम ही बंद हो गया। अभी क्या लगता है, वो कोई जेल लगा लेंगे, ऐसे लगाता है बलगम लगा दिए हो। ठीक है, ये तो सोचने की बात है। ठीक है, पर एक सीधी सिंपल सी बात आप सभी से पूछता हूं, सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, मुझे बताइए, जब आप आईने में देखते हो खुद की दाढ़ी बनाते समय, ठीक है, तो मुझे बताइए वो दाढ़ी बनाते समय आपका जो थोबड़ा है ये ऐसे उल्टा हो जाता है कि सीधा ही होता है। माने कि दाढ़ी कर रहे हो, दाढ़ी आपकी ऊपर गई और ऊपर से ऐसे ब्रश घुमा रहे हो, ऐसा कभी होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। कौन सा, कि कॉनकेव माने कि अवतल दर्पण में, माने कि अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे रहेगा जी, वो सीधा रहेगा। कैसे रहेगा, सीधा रहेगा। ये पहली बात आपके ध्यान में आ गई है ना। ये बहुत बहुत धन्यवाद श्री सोनी जी आपका। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाऊंगा और आपके हर एक टॉपिक जो क्लियर करते जाऊंगा। और शायद आप ही ने क्वेश्चन पूछा था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए कंसेप्ट क्लियर करना मेरा पहला दायित्व रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया कि सीधा बनेगा। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए, इसका आंसर बताएंगे। सोलर कुकर आपने देखा होगा, कुकर देखा है, कुकर देखा होगा। कुकर मतलब वो घर में जो दाल बनाने के लिए गैस के ऊपर रख दे वो वाली कुकर नहीं, ठीक है, सोलर कुकर। अब ये दिक्कत क्या है, सोलर कुकर अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ये देख लीजिए, ऐसा होता है आपका सोलर कुकर। इसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा एक दर्पण लगाया जाता है और इसके जो फोकस पॉइंट होता है,
फोकस माने क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सूरज की आने वाली किरणें टकराने के बाद भाई साहब एक जगह के ऊपर जमा हो जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और उस फोकस के ऊपर जो है आपका कुकर रख दिया जाएगा तो वो भाई साहब गर्म हो जाएगा। ये देखिए प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये कौन सा दर्पण है भाई साहब, ये कौन सा दर्पण है, यही आपको पूछा गया। तो चलिए बताइए आंसर क्या रहेगा। ये भी आपके एसएससी में जेई के लिए पूछा गया था क्वेश्चन, जेई के लिए, जो कि एक हार्ड लेवल का पेपर होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे, क्या रहेगा जी इसका आंसर। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका कॉनकेव माने कि अवतल दर्पण रहेगा। क्या रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा। और बच्चों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लगभग 650 बच्चे लाइव है और 350 भी लाइक नहीं हुए भाई साहब। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई ना। जिस तरह से शोले में बोला था गब्बर सिंह ने कि वहां पे थे कितने जी, 2 आदमी और 3 आदमी थे, तो नाइंसाफी यहाँ पे तो बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दिया आपने। चलिए कोई नहीं, लाइक कर दीजिएगा एक बार। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे, कॉनकेव मिरर कैन बी फॉर्म इमेज। अब देखिए, अब आ गए हम प्रतिबिंब के ऊपर, माने कि जो आपका अवतल दर्पण है इससे कौन से प्रकार का आपका प्रतिबिंब बनता है। एक बात तो आपको मैंने बता दी कि वो हमेशा कैसी बनेगी जी, सीधी बनेगी। ये तो आपको ध्यान में आ गया होगा, सीधी बनेगी, है ना, सीधी दिखाई देती है ना आपको। चलिए आंसर करेंगे, आंसर करेंगे सभी लोग। अभी देखो एक थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है यहाँ पे, क्या आने वाला है, ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, जो हमने सीधे इमेज देखी थी ना, अब मैं जो बताऊंगा वो आप कभी भूलेगो नहीं, अब मैं जो बताऊंगा वो आप कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। पहली बात तो वर्चुअल नहीं रहेगी, वर्चुअल नहीं रहेगी, वर्चुअल नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है रियल रियल, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, एनलार्ज और डिमिनिश। ठीक है, हमें कैसे मिलते हैं इमेज, बड़ी मिलती है। कैसे मिलती है, बड़ी मिलती है। माने कि आपका ये भाई साहब तो गलत हो गया, माने कि आपका आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और एनलार्ज मिलेगी। सर अभी तो आपने बोला है कि सर सीधी मिलेगी, सर अभी तो आपने बोला है कि सीधे मिलेगी, पर उसके लिए केसेस रहेगी। मैक्सिमम तौर पर बनने वाली जो इमेज रहेगी वो उल्टी होती है। कैसी होती है, उल्टी होती है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि सर आपने जो बोला था कि मैं दाढ़ी करते समय मेरी दाढ़ी तो नीचे रहती है, वो तो सीधी दिखाई देती है, पर यहाँ पे उल्टी क्यों बोल रहे हो। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं, अगर मैं आपको एक एक केस बताने जाऊंगा तो देखिए कैसे कैसे इमेज बनती है। जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, इसमें आपको जो भी इमेज मिलेगी वो मैक्सिमम आपको उल्टी मिलती है। पर अगर वो उसका पॉइंट अगर बहुत पास में रख दिए, ठीक है, माने कि ये आपका फोकस हो गया और ये आपका पोल हो गया, जब कभी भी आपका दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है वो अगर आप यहां पे हो तो यहां पे बनने वाली इमेज आपकी सीधी रहेगी। कैसे रहेगी, सीधी रहेगी। पर फोकस के अगर आप इस साइड हो भाई साहब तो वहां पे बनने वाली इमेज आपकी उल्टी रहेगी। कैसे रहेगी, उल्टी रहेगी। माने कि जो 5 केसेस है ना कॉनकेव मिरर के, उसमें से 4 केसेस में आपको उल्टी इमेज मिलती है। कैसे मिलती है, उल्टी इमेज मिलती है। अब ध्यान में रखना, कभी भी जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई साहब। क्लियर हो गया है, हाँ इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है ताकि आपके दिमाग के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरे और आपकी आंखें खुल जाए कि हमेशा सीधी इमेज नहीं मिलती है। जो 5 केसेस है आपके अवतल दर्पण में, उसमें से 4 केसेस के अंदर आपको उल्टी केसेस मिलती है, उल्टी इमेज मिलती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इन्वर्टेड ध्यान में रखना है, उल्टी ध्यान में रखना है। ठीक है, बस मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम कौन सी केस बनेगी आपकी, उल्टी इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, उल्टी इमेज मिलेगी।
अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अब हाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि वहां पे जब आप दाढ़ी बनाते समय आपको दाढ़ी अगर नीचे दिखाई दे रही, माने कि वहां पे सीधी इमेज मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि दाढ़ी बनाते समय जो आपकी पोजीशन रहेगी वो फोकस के सामने रहेगी, माने कि आपके दर्पण के सामने रहेगी, और इसीलिए आपकी इमेज कैसे मिलेगी? आपको सीधी मिलेगी। कैसे मिलेगी? सीधे मिलेगी। पर मैक्सिमम केसेस में आपको उल्टी मिलेगी। ये डाटा जो है मैंने पेड क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया है, माने कि जो 5-6 केसेस है पूरी को उनकी रे डायग्राम निकाल निकाल कर उसे एक्सप्लेन किया है, निकाल निकाल कर उसे एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया है तो वो केसेस आपको जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ और क्वेश्चंस लेता हो ताकि आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाए। क्लियर है? ओके जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, यही जो कंफ्यूजन है आपका वो दूर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे आपको मैं इमेज दिखा रहा हूं कि कैसे इमेज बनती है। जैसे ये पॉइंट आप देख पा रहे हो, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, आपका जो कंसेप्ट है यहां पे क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद बोलना है कि सर मुझे ये कंसेप्ट में डाउट है। ठीक है, हाँ देखिए यहां पे, देखिए यहां पे हमने मोमबत्ती लगाई है। ठीक है, और आप देख पा रहे हो यहां पे आपका ये है ना, ये है लेंस, ये क्या है? आपका लेंस है। अब मुझे बताइए, मोमबत्ती के प्रकाश यहां पर आए, टकराए, भाई साहब वापस आ गए। अब आप देख पा रहे हो यहां पे आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पॉइंट। सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, कंफ्यूज हूं बोलना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देंगे, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल किया गया था, उसके ऊपर से एक एक बात आपको बताने वाला हो। यह मोमबत्ती है, मोमबत्ती से निकलने वाला प्रतिबिंब जो लाइट है यहां तक पहुंचने के बाद यहां पे आकर जमा हो गया। ठीक है, फोकस के ऊपर जमा हो गया। अब आप यहां पे देख पा रहे हो, आपको बस एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो यहां पे नहीं बोल सकता हूं कि कैसा इमेज बना है। ठीक है, माने कि जो मैंने लार्ज बोला था ना, लार्ज, माने कि यहां पे एक बात आपको ध्यान में आती है कि अगर आप अवतल दर्पण इस्तेमाल कर रहे हो, दर्पण इस्तेमाल कर रहे हो, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उस टाइम पे बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा, प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे रहा है आपको? मुझे बताइए, एक मोमबत्ती से ये आपको छोटा दिखाई दे रहा है कि बड़ा दिखाई दे रहा है? मैं जितने बातें आपको पूछ रहा हूं सभी लोग उस बातों का जवाब देंगे। चलिए बताइए, जब मोमबत्ती इस मिरर से बहुत दूर है उस टाइम पे आपको ये अगर पॉइंट दिखाई दे रहा है तो मुझे बताइए ये छोटा है या बड़ा है? इसके कंपैरिजन में कैसा है? छोटा है ना। माने कि अवतल दर्पण में जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। कैसे बनता है? छोटा बनता है। यह आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, सबको समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? छोटा बनेगा। दूसरी केस बताता हूं आपको। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, ये है आपकी पोजीशन। ठीक है, ये है आपकी पोजीशन। जब जब कहा गया, जब आपकी मोमबत्ती बहुत ही पास में है, ये आपका मिरर हो गया, बहुत ही पास में है। अब ये इमेज देखिए, ये आपको छोटी दिखाई दे रही है कि बड़ी दिखाई दे रही है? ये आपको छोटी दिखाई दे रही है कि बड़ी दिखाई दे रही है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ये छोटी दिखाई दे रही है। अब देखिए, ये इसका आकार देखिए, इतना आकार है, और इसका आकार देखिए इतना बड़ा आकार है। मान के ये छोटी दिखाई दे कि बड़ी दिखाई दे रही है? ये आपको बड़ी दिखाई दे रही है। माने कि जब आपका ऑब्जेक्ट, जब भी आपकी वस्तु कॉनकेव, कॉनकेव माने कि अवतल दर्पण के पास हो, पास हो, उस केस में उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा, उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो रहेगा वो कैसे रहेगा? बड़ा रहेगा। कैसे रहेगा? बड़ा रहेगा, उसके आकार से भी बड़ा रहेगा। और एक बात बताओ, ये आपको सीधा दिखाई दे रहा है क्या उल्टा दिखाई दे रहा है? सीधा दिखाई दे रहा है कि उल्टा दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से जल रहा है, इस तरह से जल रहा है। अब देखिए, इसकी मोमबत्ती के जो जोत है उसका ऊपर का भाई साहब छोर यहां पे उल्टा हो गया है। माने कि कैसी इमेज मिली आपको? कैसे मिली जी? ये मिली आपको उल्टी इमेज मिली है। क्लियर है यहां पे?
क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? इतना आपको समझना है कि जो आपका कॉन्केव मिरर रहेगा, ठीक है, माने कि अवतल दर्पण रहेगा, यहां पे बनने वाली इमेज ज्यादा तौर पर कैसे रहेगी? छोटी रहेगी, छोटी रहेगी, बड़े भी बनेगी। उसके बाद कैसे रहेगी जी? उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। मैक्सिमम तौर पर आपकी उल्टी इमेज बनती है। कैसी बनती है? उल्टा बनता है। और क्लियर हो? और इमेज का जो नेचर रहेगा वो कैसे रहेगा? वो रहेगा आपका वास्तविक रहेगा। कैसे रहेगा? वास्तविक रहेगा, माने कि रियल रहेगा, रियल रहेगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना। देखिए, आपको बताने के लिए मैं बस इतने बातें बताकर छोड़ सकता था, है ना। आपको बताने के लिए छोटी बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है, इतनी बातें बताकर मैं छोड़ सकता था, पर आपको समझाने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बहुत सारी इमेज डाली यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आगे जो है मैं और इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि पूरे के पूरे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते, चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे। विच टाइप ऑफ मिरर इज टिपिकली यूज बाय द डेंटिस्ट? चलिए बताइए, कौन से टाइप का मिरर जो है वो डेंटिस्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आपके दांत में लगे हुए कीड़े देख सके, आपके दांतों में लगे कीड़े देख सके। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? सही, कॉनकेव। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कॉनकेव, माने कि अवतल दर्पण को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन। चलिए बताइए। हाँ, ये लेंस के क्वेश्चन हो गए। कल और लेंस के क्वेश्चन लेके आऊंगा जहां पे आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए नए क्वेश्चन लेके आया हूं और ये भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझे, ये भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में किसी ने डाला था कि सर रेफ्रिजरेटर में कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। माने कि रेफ्रिजरेटर में जो शीतक इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या रहेगा मैक्सिमम तौर पर? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। जी हाँ, पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए। जब तक आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। जी हाँ। अब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है जी? सीएफसी इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीऑन इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और आप पता है ये सीएफसी को कहीं पे सुना है आपने? इसे क्या बोला जाता है? इसका नाम क्या है? सीएफसी का मतलब क्या होता है? सीएफसी का लॉन्ग फॉर्म बताएंगे सभी लोग। जिन जिन लोगों को पता है कि सीएफसी मतलब क्या होता है सभी लोग बताएंगे। फ्लोरोकार्बन, बहुत बढ़िया। क्लोरो फ्लोरो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका नाम है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, है ना। यह आपको याद रखना है। और अगर आप देख पा रहे हो यहां पे दो दो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका क्लोरीन, एक है आपका क्लोरीन और एक है आपका फ्लोरीन। और दोनों भी जो है, सभी लोग मुझे बताएंगे, ये क्लोरीन और फ्लोरीन जो है ये पेरियोडिक टेबल में, पेरियोडिक टेबल में कहां पर आते हैं? कौन से नंबर के ग्रुप में आते हैं? नंबर ऑफ ग्रुप इसका बता दीजिए। और उस ग्रुप को क्या बोला जाता है ये भी मुझे बता रहना चाहिए। तो इसका ग्रुप जो रहेगा उसे बोला जाता है आपका हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। और ये सबसे क्रियाशील अधातुओं का ग्रुप है। फिर से बता रहा हूं, ये पेरियोडिक टेबल में जो आपके लगभग 118 एलिमेंट है, ठीक है, उसमें से सबसे रिएक्टिव जो अधातु है आपको इस ग्रुप में मिलेंगे। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, ये जो ट्रिक है मैंने आपको बता दी अगर आपको याद है। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, ये जो एलिमेंट है आपके आएंगे हैलोजन ग्रुप में। और इनका नंबर होता है भाई साहब 17 नंबर का ग्रुप होता है। क्या होता है? 17 नंबर का ग्रुप होता है। और इनके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में, फिर से बता रहा हूं, इनके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में जो सबसे बाहरी वाली ऑर्बिट रहेगी वहां पे आपको एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। कितने मिलेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। और इसीलिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इसी फ्रियोन में, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, भाई साहब इसमें क्लोरीन सबसे घातक होता है। पता है किसके लिए? पता है किसके लिए? वो होता है आपका इसके लिए,
ओजोन लेयर डिप्लीशन, जिसे ओजोन का फार्मूला पता है आपको, O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। और आपको बता दूं, एक क्लोरीन का एटम लगभग 1 लाख, कितने जी? 1 लाख जो ओजोन के मॉलिक्यूल रहेंगे उनको खत्म कर देता है। कितने? 1 लाख। समझ पा रहे हो? एक क्लोरीन का परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को खत्म कर देगा। और उसी के वजह से सबसे ज्यादा अगर कोई गैस रिस्पॉन्सिबल है आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए या उसमें गड्ढे पड़ने के लिए, तो वो है आपका क्लोरीन। कौन रहेगा? आपका क्लोरीन रहेगा। और एक बात बता दूं आपको, एक और बात बता दूं आपको कि ये जो क्लोरीन होता है भाई साहब, ये तो आपका ओजोन डिप्रेशन कर ही रहा है, साथ में ओजोन जो मॉलिक्यूल होता है ये भी आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लोबल वार्मिंग ये भी आपको पता रहना चाहिए। नहीं तो बोलोगे कि सर ओजोन तो हमारे लिए अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वो सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हमें बचाता है। जी बिल्कुल बचाता है, मैं कब नहीं बोल रहा हूं। पर ओजोन ये एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग गैस भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके जी, यहां पे अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पूछूं? पूछता हूं, आप लोग मुझे बताओगे कि हमारे धरती के ऊपर, सभी लोग सुनेंगे अच्छे से, हमारे धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ओजोन में गड्ढे कहां पर पड़ते हैं? बोलोगे सर वहां पे गाड़ी थोड़ी लेके जाना है, पर नहीं पता रहना चाहिए, वो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है भाई साहब। सभी लोग मुझे बताएंगे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें सबसे ज्यादा गड्ढे कहां पर पड़ते हैं? कहां पर पड़ते हैं? कहां पर पड़ते हैं? ये देखिए वो वाला क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी में पूछा गया है, ये आपके बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए और इसका आंसर करेंगे सभी लोग। Which one of the following region is most affected seasonal zone depletion, often referred as the ozone hole? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है इसका। देखते हैं कौन कौन बंदे होशियार है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहां पे पढ़ेंगे? दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव का मतलब क्या है भाई साहब? चलिए, दक्षिण ध्रुव का मतलब उसका नाम बताएंगे सभी लोग। उसका नाम क्या है? उसे बोलते हैं हम अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं जी? अंटार्कटिका बोला जाता है, अंटार्कटिका बोला जाता है। ठीक है, वही रहेगा आपका आंसर। क्या रहेगा? अंटार्कटिका। माने कि आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, और आप देख पा रहे हो, देखिए इस प्रकार के जो आपको ग्रीन ग्रीन एरिया जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब का यहाँ पे O3 विपुल मात्रा में है, सफिशिएंट अमाउंट में है। और यहाँ पे जो आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बीच में आपको जो गुलाबी सा एरिया दिखाई दे रहा है थोड़ा सा वॉयलेट कलर का, ये है आपका ओजोन होल। ये क्या है? आपका ओजोन होल। आप देख पा सकते हो। आप अगर आपको थोड़ा सा अगर जितने भी खंड है हमारे, ठीक है, भूमि है, उसका अगर आपको नॉलेज है तो आप देख पा रहे हो लगभग पूरा का पूरा अंटार्कटिका जो है ओजोन होल के नीचे गिर गया है। और आपको पता है ये कितना बड़ा है? लगभग ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा रहेगा। कितना बड़ा रहेगा? ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा होल वहां पे गिरता है हर साल। कब गिरता है? लगभग सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ होता है वहां पे ये ओजोन होल वहां पे दिखाई देता है हर साल। एक साल नहीं, हर साल दिखाई देता है। क्लियर हो गया है? चलिए, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? एक क्वेश्चन भूल भूल गए हम, इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। वो क्वेश्चन हो गया हमारा। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 16 सितंबर जो है शायद ओजोन डे होता है ना? है ना? 16 सितंबर शायद ओजोन डे होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, बच्चे बहुत होशियार है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ऐसे विद्यार्थी होना, है ना, ऐसे विद्यार्थी होना जो हर बात को हर किसी ना किसी बात से रिलेट करे और पढ़ाई करते हैं। और ऐसी ही पढ़ाई की जाती है भाई साहब, ऐसी ही पढ़ाई की जाती है। चलिए बच्चों, आप सभी ने 500 लाइक्स कंप्लीट कर दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
500 लाइक्स हो गए। मैं राह देख रहा हूं कि कब हमारे 1000 बच्चे जो है 1000 लाइक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जल्दी ये हो जाएंगे। आप सभी से एक आश्वासन भी रहेगा कि आप लाइक और शेयर भी करते जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका राइजोबियम। क्या रहेगा? राइजोबियम, ये इसका उत्तर रहेगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब सभी को पता है ये लैक्टोबैसिलस भाई साहब कहां पे दिखाई देगा आपको? जो दूध से दही बनती है उसके लिए जिम्मेदार ये लैक्टोबैसिलस होता है। अमीबा, आप सभी को पता है ये अमीबा के बारे में हमने कल पढ़ा था, है ना? तो सभी लोग मुझे बताएंगे ये अमीबा एनिमल किंगडम में कौन से जगत में आता है? कौन से जगत में आएगा? ये आता है आपका प्रोटिस्टा में। कौन से ग्रुप में आता है? प्रोटिस्टा में आता है, ये आपको याद रखना है। फंगी जो है भाई साहब, इसके बारे में हमने जो बहुत सारी बातें पढ़ी है फंगी के बारे में। फंगी ये कैसे रहेगी, इसका पोषण कौन से प्रकार का रहता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके मृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, मान कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं जी? सैप्रोफाइट होते हैं, मान कि मरे हुए चीजों के ऊपर ये जिंदा रहने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आप सभी को ध्यान में आ जाएगा कि आपको क्या ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो धरती में डालने का काम जो है वो कौन करता है जी? वो आपके बैक्टीरिया करते हैं। कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। और कौन से रूप में? चलिए, अगर आपको पता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये करेंगे, ये लिखेंगे कि ये जो धरती में मौजूद नाइट्रोजन है वो आसमान में मौजूद जो नाइट्रोजन है जब धरती में डाला जाता है तो कौन से रूप में डाला जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा कौन से रूप में डाला जाता है? वो डाला जाता है आपके अमोनिया के रूप में। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अमोनिया के रूप में डाला जाता है। कौन से रूप में डाला जाता है? अमोनिया के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ये जो अमोनिया होता है ये आपके नाइट्राइट्स जिसे बोलेंगे हम NO2 माइनस बोलेंगे। और जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स जिसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब? NO3 माइनस होते, इनमें कन्वर्ट किया जाता है। माने कि ये धरती में मौजूद नाइट्रोजन लगभग 70% है, 71% है। इसे कन्वर्ट किया गया अमोनिया में। अमोनिया को कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। किसमें कन्वर्ट किया? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से अमोनिया के साथ साथ कुछ और न्यूट्रिएंट्स है, इसको हमने ध्यान में रखना है, जिसे बोलेंगे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक एक बात आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं। प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है बीपीएससी TRE 4.0 में, लिख लो। कौन कौन से है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? माने कि जो ज्यादा पैमाने पर आपके पौधे को लगता है वो है आपका कार्बन। लिखो कमेंट बॉक्स में, कार्बन। दूसरा है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मान कि पौधों को ज्यादा पैमाने में लगने वाले वो मिनरल्स है। क्या है? मिनरल्स है, जिनको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके ओके, क्लियर हो गया है? उसके बाद ये जो मैग्नीशियम है, मैंने आपको बोला था ये मैग्नीशियम कहां पे होता है पता है आपको? ये मैग्नीशियम भाई साहब आपके लीफ में मौजूद होता है। लीफ माने जो पत्ते होते हैं ना भाई साहब, पत्तों में आपको मैग्नीशियम मिलेगा जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा पूरे के पूरे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो बायोटिक और अबायोटिक होती है। ठीक है, माने कि अबायोटिक माने कि अजैविक अगर घटक कोई पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन में ऐसा फंसाया जा सकता है आपको। नीचे दिए गए कौन सा अबायोटिक माने कि अजैविक फैक्टर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, माने कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है? तो वहां पे ऑप्शन में आपको फंसाया जा सकता है। वहां पे आपको आंसर देना है बिजली। बिजली, बिजली, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आसमान में चमकने वाली जो बिजली होती है भाई साहब, वो भी आसमान में मौजूद नाइट्रोजन को
पानी में एब्जॉर्ब करा के जमीन में डालने का काम करता है, जमीन में डालने का काम करता है। वो अबायोटिक फैक्टर होता है, माने कि ये भाई साहब जीवित नहीं होते हैं। कैसे? जीवित ना होते हैं, ऐसे फैक्टर होते हैं। और बायोटिक का मतलब क्या होता है? जिसे जैविक बोलेंगे, ऐसे जो जीवित होते हैं, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बिजली भी एक होती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके बीपीएससी में। बीपीएससी 9-10 के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। बीपीएससी अभी कौन सा था? शायद टीआरई 3.0 जो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था ना, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। विच फॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स इनटू द सॉइल बाय द बैक्टीरिया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर किया है इसका, ठीक है। पर देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका अमोनिया रहेगा। क्या रहेगा? अमोनिया। इन्होंने बोला है कि हवा का नाइट्रोजन जो है वो कौन से रूप में सॉइल में डाला जाता है? सबसे पहले वो अमोनिया के रूप में डाला जाता है। इसलिए मैंने वहां पे बार बार जोर देकर आपको पूछा था, बताया था कि किसके रूप में डाला जाता है? अमोनिया के रूप में डाला जाता है। बाद में ये जो अमोनिया है ना, ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। माने कि अमोनिया अभी आ गया किसमें जी? अमोनिया आ गया आपके सॉइल में। और सॉइल में मौजूद जो अमोनिया है, बाद में वो नाइट्रेट्स और नाइट्रस में डाला जाता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर भी करेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर जो वायरल डिसीज होते हैं और जो बैक्टीरियल डिसीज होते हैं, माने कि जीवाणु के वजह से होने वाले रोग और विषाणु के वजह से होने वाले रोग, ये थोड़ा समझा दीजिए, ठीक है। तो इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक लाया हूं भाई साहब, इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक लाया हूं, ठीक है। बहुत, हाँ जी, हाँ मैक्सिमम लोगों का बोयो मोयो मोयो हो गया है ना। क्वेश्चन ही ऐसे बना के लाया हो, क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं बीपीएससी में, ताकि आते हुए भी आपका रॉन्ग हो जाए, है ना। उसी को तोड़ना है। वो क्वेश्चन पैटर्न अगर हमें समझ में आ गया ना भाई साहब, तो किसी भी क्वेश्चन को ऐसे चाकू की तरह काट देंगे। बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। वायरस के वजह से होने वाला डिसीज कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बहुत बढ़िया, टाइफाइड। टाइफाइड ये भाई साहब जीवाणु जन्य रोग होता है। कैसे होता है जी? जीवाणु जन्य रोग होता है भाई साहब। एड्स हो गया, ये वायरस के वजह से होता है, माने कि विषाणु के वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है? जो कोरोना आया था ना भाई साहब, कोरोना, आपको पता होगा कोरोना। अच्छा मुझे बताइए किन किन लोगों को कोरोना के बारे में पता है? किन किन लोगों को कोरोना के बारे में पता है? सभी को पता है। ये कोरोना क्या है? वायरस के वजह से हुआ था। इन्फ्लुएंजा, जिसे सर्दी होती है ना, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। वायरल हो गया है, अभी वायरल की जो है भाई साहब धूम चल रही है मार्केट में। एक घर छोड़ दो भाई साहब, एक आदमी बीमार है, पता है किसके वजह से? वायरस के वजह से, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, डेंगू का भी वायरस होता है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या गए आपके जीवाणु। एक ट्रिक है आप सभी के लिए, देखिए। एक तो आप सभी के सभी बैक्टीरिया को याद कर लो, या सभी के सभी विषाणु को याद कर लो। पर मुझे लगता है कि किसी दोनों में से आपको एक ही याद करना चाहिए। एक अगर याद हो गया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? चलिए सभी लोग ये ट्रिक को याद करेंगे। देखिए ये बैक्टीरियल डिसीज की ट्रिक है, माने कि जीवाणु के वजह से होने वाले रोग की डिसीज है। जैसे कोलेरा जिसे हम हाइजा बोलेंगे, लेप्रोसी जिसे हम कुष्ठ रोग बोलेंगे, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं, टिटेनस हो गया माने कि धनुस्तंभ जिसे बोलते हैं, डिप्थेरिया, उसके बाद आ गया आपका न्यूमोनिया, उसके बाद प्लेग आ गया। ये सभी के सभी डिसीज जो है, उसके साथ साथ एड्स आपको ध्यान में रह जाएगा। एड्स हो गया, हिपेटाइटिस हो गया जिसे हम हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस माने जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जॉन्डिस हो गया। ये कुछ डिसीज तो आपको याद में रह जाएंगे, पर इनमें जनरली कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या रहेगी? देखिए ट्रिक कैसी है। हाँ, ट्रिक कैसी है? एक पंजाबी जो है, एक पंजाबी बंदा है और वो ढाबे पर खाना खाने चला गया। उसे बहुत भूख लगी थी,
बहुत भूख लगी थी, बेचारा बेचारा बीमार था। क्या था बेचारा? बीमार था। और बीमारी के वजह से जो है उसे उसके पास ना ही वो कोई काम कर पाता था। तो वो ढाबे पे चला गया और भाई साहब बोला कि भाई साहब मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तो जो पंजाबी ढाबे वाला था वो इतना दिलदार था, इतना दिलदार था कि उसने जो है पूरा का पूरा थाली उसको परोस के दे दिया। और यही हमारी इंडिया की संस्कृति है, यही भारतवर्ष की संस्कृति है कि हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। और हमारे दर पर अगर कोई खाना या पानी मांगे तो उसे हम कभी भी ना नहीं बोलते हैं। और उसका ये दिल देखकर भाई साहब उसके आंखों में आंसू आ गए। और आंसू आने के बाद वो क्या बोलते हैं? छूले टूटे दिल नु पल भर में। उसने बोला कि आपने मेरे टूटे हुए दिल को पल भर में छू लिया, तो छूले टूटे दिल नु पल भर में। ये ट्रिक आपको याद रह जाएगी। छूले टूटे दिल नो पल भर में, पंजाबी में लिखा है, ठीक है। छूले, छू मतलब कोलेरा, ले मतलब लेप्रोसी हो जाएगा। उसके बाद टूटे, टूटे मतलब आ गया ट्यूबरकुलोसिस और टिटेनस आ जाएगा। टूटे, टूटे। उसके बाद दिलनु, दिलनु मतलब दिल, डिप्टेरिया। और न्यू मतलब क्या हो गया? न्यूमोनिया हो गया। पलमर में, पल में मतलब प्लेग हो गया। और भर माने की ये हो गया आपका बैक्टीरिया। क्लियर हो गया है? तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। कल इसके ऊपर मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको बताना रहेगा कि कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है और कौन सा वायरल डिसीज है। इतना समझ में आ गया है जी? है ना? भूख लग गई, मुझे भी भूख लगी है, ठीक है। छूले टूटे दिल नो पल भर में, ठीक है। बस बोलते रहो। और कोई आशिक अगर होगा, उसका दिल अगर टूट गया हो तो वो तो जल्दी याद कर लेगा, ठीक है। तो चलिए, और ये कुछ वायरल डिसीज है, इसके ऊपर भी कल क्वेश्चन लूंगा। पर ये एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं एज ए होमवर्क करके छोड़ के जा रहा हूं। और जिस तरह से मैं आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन भेजे थे, आप भी आज भी आपको अगर किसी भी डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक न्यूज आपको बताना चाहूंगा, एक बात आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। वो बात क्या है? देखिए, कल हमारा होने वाला है टेस्ट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला, कल हमारा होने वाला है टेस्ट। और उस टेस्ट में आपको सभी को शामिल होना है। उस टेस्ट में आप सभी को शामिल होने वाला है। और ये टेस्ट कितने बजे होने वाला है, थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। कल शाम 4 बजे हमारी टेस्ट होने वाली है वाईटी के ऊपर। तो सभी लोग वहां पे तैयार रहेंगे। और साथ में कल एक मैराथन भी रहेगा आप सभी के लिए, मैथ्स का। मैथ्स और रीजनिंग का जो भी पोर्शन रहेगा आपका, वहां पे बीपीएससी टीआरए 4.0 के लिए ये अरेंज किया गया है। और उसके लिए आपके प्यारे पवन सर और काजल मैम दोनों भी ये मैराथन ले रहे हैं। तो आप इसका भी पूरी तरह से लाभ ले सकते हो। सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक ये क्लास चलने वाला है। 3 घंटे का यह मैराथन रहेगा। वहां पे उसको आपकी टेस्ट भी देनी रहेगी। क्लियर हो गया है? माने कि कल संडे जो है आपका संडे नहीं, पूरा मैराथन डे रहने वाला है। क्लियर है सभी को? तो मिलते हैं कल फिर से एक बार अपनी टेस्ट में, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शबा खैर। और भाई साहब ध्यान रखिएगा। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।